हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 25 अगस्त 2023, जिसमें आज हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैनल के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस चैनल की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप में जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेट मिल सके, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और जो बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर अफ्रीकन रीजन। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो किस तरीके से अफ्रीकन रीजन में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर अफ्रीका के एरिया आप देखोगे तो अफ्रीका में बहुत सारे एरिया है जहां अभी क्या चल रही है? कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, भुखमरी है, वहां पे जॉब्स नहीं है। तो वहां पे इंडिया G20 से क्या जो है इंपॉर्टेंस रख सकता है, यानी कि G20 की यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो G20 को इंडिया क्या कह सकता है कि आप किस तरीके से अफ्रीका में जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें अलग अलग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ यूएस के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यूएस, आपके चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रसिया का क्या रोल है, इन सबके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है द रियल पर्पस ऑफ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लेवल पे किस तरह से जो है आपका मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर अफ्रीकन रीजन। देखिए क्या हो रहा है इस टाइम पे। अगर बात की जाए इस टाइम पे आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग जो है चल रही है। ब्रिक्स की मीटिंग जो है चल रही है, ठीक है। अब ब्रिक्स जो है जिसमें साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट जो है कंट्री है। अब उस अगर बात करें इस टाइम पे ब्रिक्स की मेजबानी में कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है, ठीक है। और आगे देखा जाने वाली बात है कि G20 जो है G20 की मीटिंग कहां पे होने वाली है? आपकी दिल्ली में होने वाली है और वहां पे हर देश के डेलीगेट्स जो है यानी कि मौजूद होंगे, ठीक है। और यहां इंडिया के पास एक चांसेस है, क्योंकि अगर G20 की प्रेसिडेंटशिप की बात करें कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है अफ्रीका के जो मुद्दे हैं, अफ्रीका की जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करे? G20 के सामने रखे, जिससे जो इंडिया की मोटो है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी का मोटो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि हमें क्या करना है? एक परिवार की तरह चलना है, ठीक है। वन नेशन वन कंट्री जो आपकी वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की जो लोगों आपके संस्कृत के कहावत है उसको G20 में इंप्लीमेंट करने की यहाँ जरूरत है। और अगर हम देख रहे हैं ग्लोबल साउथ में बहुत सारी कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करी, चाहे वो आपकी बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका की जैसी क्राइसिस है, कुछ प्रॉब्लम भी है। और जैसे आपके साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं ज्यादातर, तो साउथ अफ्रीका में बहुत सी ऐसी कंट्री, छोटी छोटी कंट्री है जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है और ऊपर से उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अगली चीज, उनके अंदर जो है दूसरे ग्रुप्स का जो है इन्वॉल्वमेंट रह जाता है। दूसरे ग्रुप यानी कि फ्रांस का, यूएस का, रसिया का, चाइना का, इन सब का एंगल आ जाता है। साथ ही अगर हम अफ्रीका की बात करें, यहाँ के रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये चीज देखा जा रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए, उनके लिए कुछ समाधान लाने के लिए, उनके लिए कुछ बेनिफिशियरी चीज लाने के लिए, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी लाने के लिए वहां पे G20 जो है इंडिया के सामने जो है, इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप के सामने इंडिया क्या कर सकता है? इसके ऊपर बातचीत जो है कर सकता है, ठीक है। अब जरा कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। अगर अफ्रीका की डिमांड है, अफ्रीका अगर बात करें, अफ्रीका कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अफ्रीका जो है दो सबसे बड़ी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। एक आपका ब्रिक्स के साथ जिसपे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और दूसरा G20 के साथ, यानी कि दो इंपॉर्टेंट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ 54 जो है कंट्रीज आपके हैं। कितनी कंट्रीज है? 54 कंट्रीज है। और लगभग अगर बात की जाए
ग्लोबल साउथ का ये 1/4 भाग कहीं ना कहीं बनाता है। अगर अफ्रीका की कंट्री की बात करो तो अफ्रीका की कंट्री कितना है, 1/4 भाग जो है क्या करता है, यहाँ पे डेवलप करता है। ठीक है, ये हिस्सा। और इसमें इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं रखी जाती है ब्रिक्स में और G20 के किसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। और इसीलिए इसको एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ब्लैक कॉन्टिनेंट के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग कहाँ रहते हैं, आपके ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से इनको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह, ठीक है, इन पे रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ कुछ चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को जरा देखने की कोशिश करते हैं। और ये जो चैलेंजेस है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस के लिए, कि आप आंसर राइटिंग में इसको कोट कर सको। देखिए क्या है चैलेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं साहेल रीजन की। ठीक है, साहेल रीजन जो है पर्टिकुलरली जो है बहुत सारी स्टेट से पास होती है, बहुत सारे कंट्री से पास होती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग की बात है मिस गवर्नेंस, अनप्लान डेवलपमेंट, डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स यानी कि जो ट्राइब लोग हैं वहां की जो रूलिंग डोमिनेंस है उनके वजह से, और करप्शन, जिसके वजह से ये जो एरिया है, रीजन जो है डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर डिसरप्टिव चीजें देखी जाए अभी नई कारण, इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज, चेंजिंग क्लाइमेट, रनवे फ्लड इन्फ्लेशन और अर्बनाइजेशन और यूथ इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी कहीं ना कहीं चीजें जो है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन से, इनके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से इनको और ज्यादा जो है डेंजरस बनाता है इस रीजन को। क्योंकि जब लोगों के पास खाना नहीं होगा, लोगों के पास जॉब नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारकाट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए। अब एक चोर जो है चोरी क्यों करता है, क्योंकि उसके पैसे की, उसकी रिक्वायरमेंट की वजह से। अगर उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, अगर उसको भूख ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो मारकाट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। अगर हम कुछ पुरानी चीजें देखें तो यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन भी हुआ है, जैसे फ्रांस के द्वारा, आपके यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, रसिया के वैगनर ग्रुप के द्वारा, जिसमें मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं कर्व करने की बात की गई, मिलिटेंसी को यहाँ रोकने की बात की गई है। यानी कि जिन राज्य में मिलिटेंट सरकार आ रही है उनको रोकने की जो है बात जो है की जा रही है। और ये अक्सर क्या होती है, प्रॉब्लम में रहती ही रहती है। अगर इनकी इंटरवेंशन की बात किया जाए, इसके वजह से क्या होता है, इनकी जो पावर है, इनकी जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, उनके ऊपर डिक्टेटरशिप जो है वो आने लगता है। अगर हम नाइजर की बात करें, यहाँ पे यूरेनियम मिलता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बात करें, गोल्ड मिलता है। और लीबिया की बात करें, यहाँ ऑयल मिलता है। अगर इन सब चीजों में इतनी अच्छी रिसोर्सेस मिलती है, इसी वजह से क्या होता है, ये जो कंट्री होती है इनके बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। अगर ये इंटरफेरेंस करते, इनका रीजन ही यही होता है कि हमें इनके रिसोर्सेज जो है क्या करना है, निकालना है। अगर क्यों, देखिए यहाँ पे है, सपोज कीजिए कोई कंट्री है, यहाँ पे दो ग्रुप में बन चुकी है, एक मिलिट्री ग्रुप में, एक पार्लियामेंट्री ग्रुप में। पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या करेगी, दूसरे कंट्री से क्या करेगी, दूसरे देशों से मदद मांगेगी कि हम आपको एक्सप्लोरेशन करने देंगे अगर आप हमें ये पूरा एरिया जो है हमें लाके दो। तो वो दूसरे देश क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, इनके बीच में और ज्यादा फूट डलती है। जब और ज्यादा गुस्सा होगा दोनों ही चीजों के ऊपर, यानी कि जो आपके मिलिट्री ग्रुप है और जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है उनके बीच में और ज्यादा, या ट्राइबल ग्रुप भी मान लो, इनके बीच में अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन कहां बनेगी, ये सिचुएशन देश के अंदर बनेगी। क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आएगा और अपना रिसोर्सेज निकाल के या जो जितनी जरूरत है उतनी चीजें करके वो निकल जाएगा। निकल जाने के बाद प्रॉब्लम किनको होगी, इन दोनों को। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम रिसेंटली बात करें, अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत सारे, अगर देखा जाए जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं जनरल्स के हाथ में रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो सोशियो पॉलिटिकल डिसऑर्डर है वो भी ज्यादातर हाईलाइटेड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि जो चीज हुई है वो लोगों के सामने नहीं आया है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, लोगों के सामने भी आया है। और अगर हम बात करें जैसे परेड डिकेड की बात करें, जो कि जनरल बैग इजिप्ट में, बुर्किनो फासो में, माली में, नाइजर में, इनमें किसी तरह के भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हमें देखने को मिलता है। जैसे आर्म फोर्स जो कि लीबिया में, सूडान में, जो कि स्प्लिट हो चुकी है, और उनके वजह से क्या होती है, वो अपनी सुप्रीमेंसी जो है कायम करने की वहां पे बात करते हैं। अगर हम ज्यादातर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट की बात करें, इन कंट्री में क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक है और इनकैपेबल है, जिसके वजह से जो
इस्लामिक स्टेट है या ट्राइबलिस्ट है वो क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उनके वजह से क्या होता है, इनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आते हैं, जिसके वजह से ये यहाँ की जो सिचुएशन है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है बन जाती है। और इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका देखिए, अफ्रीका की अगर बात करें, अफ्रीका में बहुत सारी अलग अलग रूल्स कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स लेके आते हैं, जो कि आपको स्टेट को कब्जा करने की बात करते हैं, यानी कि स्टेट्स को इंक्रीज करने की बात जो है करते रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, व्हेन इकोनॉमिकल कम्युनिस्ट ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, वो अभी रिसेंटली अगर उनको सबसे ज्यादा थ्रेटन एक्ट है तो वो मिलिट्री अगेंस्ट नाइजर जनता के खिलाफ, जैसे जिसमें 2 मेंबर स्टेट आते हैं, एक है माली, एक है बुर्किना फासो, और दोनों ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है मिलिट्री गवर्नमेंट से चलती है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोज आइडिया के खिलाफ है, यानी कि दोनों के आइडिया जो है सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग है। वहीं पे अगर सूडान की बात करें, सूडान की जनरल इसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इसको भी देखते हैं। वेरिंग जनरल हैव डिफाइड कॉल फॉर सीज फायर के रूप में इसको मार्क करते हैं। अगर हम बात करें एरोडिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम देख लिए, अब देखते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट का क्या रोल है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनका क्या रोल है, उनका सपोर्ट क्यों खत्म होते हुए जा रहा है। अगर हम बात करें अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इरोजन होते जा रहा है इंटरनेशनल सपोर्ट की। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना अपना इन्वेस्टमेंट में लगा रहता है। चाइना अगर बात करें अफ्रीका की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इन्वेस्टर भी है, लेकिन इसके साथ साथ वहां की इकोनॉमी जो है फिर भी स्लो चलती है, उनकी ट्रेड जो है स्लो चलती है। क्यों, बहुत सारे रीजन है। अगर हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की बात करें, इसने कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्री को ज्यादा से ज्यादा डेप्थ जो है प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से यहाँ अनसस्टेनेबल लेवल पे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिसके वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज क्या हो गई है, चाइना के डेप्थ के नीचे जो है दबके रह गई है, और उनको वो डेप्थ चुकाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने एसेट्स को जो है उनके हाथों में देना पड़ता है, उनके कंट्रोल में देना पड़ता है, यानी कि चाइना के कंट्रोल में एसेट्स को देना पड़ता है। वहीं अगर रसिया की बात करें, वो उसने वैगनर ग्रुप जो कि अफ्रीका में लेके आया था, जो कि शॉर्टकट था फॉर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर मिलिट्री म्यूटिनी की बात करें, अगर अगेंस्ट क्रिमिनल एंड डेथ ऑफ चीफ इन एयरक्राफ्ट ऑन वेडनेसडे, और ये सिचुएशन क्या हो गया, अनक्लियर हो गया। मतलब अफ्रीका में उसने सिक्योरिटी लेके तो आया कि उस चीज को रोकने के लिए, लेकिन उसी के खिलाफ अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को भी क्या करेगा, छोड़ के भागेगा। और रसिया इज अंडर वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन। अभी अगर बात की जाए, रसिया जो है वेस्टर्न इकोनॉमिकल सैंक्शन के अंदर में है, जिसके बाद अगर हम अफ्रीका की जो समिट है उसमें भी इसने कहीं ना कहीं होस्ट किया था और इस चीज को दर्शाया था। वहीं अगर फ्रांस की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, या दूसरी कॉलोनियल पावर की बात करें, ठीक है, जैसे कि हमारी यूनाइटेड स्टेट भी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसको कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, इनके मिनरल्स वेल्थ को, ठीक है, अफ्रीका के, जिसके वजह से इनकी इकोनॉमिक जो है और ज्यादा बद से बदतर होती जाती रहती है। और यूरोप का मेन जो कंसर्न है वो क्या है, यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेशन है उनको कहीं ना कहीं रोका जाए अफ्रीकन से। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग के सामने आई है, मैं एक एक करके गिनवा देता हूँ। प्रॉब्लम है सबसे पहले बेल्ट, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आपके रसिया की क्या है यहाँ पे, वैगनर ग्रुप, ठीक है, वैगनर ग्रुप। अगर हम वहीं पे बात करें आपके यूके की या फ्रांस की या आपकी यूएसए की, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम है मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये चाहते हैं भैया इलीगल माइग्रेशन कहीं ना कहीं ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इनको रोकने की कोशिश कर रही है, इनको और ज्यादा पीछे करने की कोशिश जो है कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें 15th ब्रिक मीटिंग समिट जो कि अफ्रीका में हुआ है अगस्त 23-24 में, जो कल खत्म हुआ है, और इसकी जो थीम भी रखी गई है ब्रिक्स एंड अफ्रीका के ऊपर ही रखी गई है।
और इसके साथ साथ आगे होने वाला है 18th G20 समिट, जिसको होस्ट करने वाला है इंडिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज के जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज है उन पे, और मोस्टली अगर अफ्रीकन एरिया है वहाँ की फोकस जो है यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ ये जो एनुअल सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसमें भी इस चीज के बारे में बात की गई है। और एक बार फिर से ब्लैक कॉन्टिनेंट में जो है जिस तरह की वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है ब्लैक कॉन्टिनेंट की वजह से, तो ब्लैक कॉन्टिनेंट में उस चीजों को कहीं ना कहीं दिखाने की बात भी की गई है। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया की टाइज किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। इंडिया जो है अफ्रीका के साथ बहुत अच्छी टाइज पे, इनकी रिलेशन जो है बहुत डीप है, डाइवर्स है और हार्मोनियस है, जिस तरह से महात्मा गांधी के टाइम पे था और वो आज के टाइम पे भी चलती आ रही है। महात्मा गांधी के टाइम पे भी जैसे एपेटाइट को यूएन पीस कीपिंग रोल है, इन चीजों को मुद्दे को उठाया गया था। और साथ ही साथ अगर हम इम्पोर्ट की बात करें और ऑयल की, जो कि हमारी अफ्रीका से आता है, वो अभी फिलहाल तो कम है, लेकिन हम जो है बहुत सारी चीजों में और भी काम कर रहे हैं। और जो सेल है वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, वो भी क्या है यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली तेल अगर बात करें 40% ऑयल हम कहाँ से लेते हैं, आपके रसिया से, क्योंकि हमें वहां से सस्ता मिलता है, जबकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्लांट भी नहीं है और इतना ज्यादा जो है प्रोडक्शन भी नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है इम्पोर्ट जो है ऑयल का यहाँ से बहुत ही कम करते हैं। और वहीं पे सेल की बात करें एग्रीकल्चर की, क्योंकि वो वहाँ के जो लोग हैं अभी भी थोड़ी सी लो लेवल पे है, और लो लेवल पे होने के वजह से वो मोस्टली क्या करते हैं, अपने जीवन के लिए एग्रीकल्चर का सहारा लेते हैं, जिसके वजह से वहाँ एग्रीकल्चर की तो कमी नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर का हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होती है, सेल वहाँ पे लोअर होती है। वहीं इंडिया और अफ्रीका की ट्रेड की बात करें, वो कितने बिलियन तक पहुंच चुकी है, 98 बिलियन तक पहुंच चुकी है 2022-23 में। इंडिया की इन्वेस्टमेंट और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करें, अफ्रीका क्या हो रहा है, अभी रोबस्ट कर रहा है, यानी कि तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ के सोशल सेक्टर भी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं अब 5th लार्जेस्ट जो है इन्वेस्टर बन गया है अफ्रीका का, और वो इस चीज को और ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। 12.37 बिलियन का भी कंसेशनल लोन जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं 197 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 42,000 जो है स्कॉलरशिप है सिंस 2014-15 के अंदर से। ठीक है बात से। अगर हम यहाँ पे बात करें, लगभग 3 मिलियन जो पीपल है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं अफ्रीका में लिव करते हैं और काफी सालों से लिव करते हैं, ये नहीं कि आज के टाइम पे। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, वो नॉन नेटिव एथनिक का बहुत ज्यादा लार्जेस्ट जो है नॉन नेटिव एथनिक जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल जो है अफ्रीका को प्रोवाइड करती है, जिससे वो हेल्प कर सके कॉन्टिनेंटल आइदर बायलेटरली और मल्टीलेटरली फोरम में भी। अगर हम बात करें G20 की होस्टिंग की, G20 के समिट की होस्टिंग की, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हिस्ट्रिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि वो इन चीजों को प्रेजेंट कर सके। और ये दोनों ही कंट्री अगर बात करें G20 में लाइक माइंडेड होती है, दोनों ही पार्टनरशिप है और दोनों ही मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि सेमी परमानेंट प्लेटफॉर्म जो है उनके सिक्योरिटी हो, सोशल इकोनॉमिक हो या अलग अलग पार्ट हो, उनको रिजोल्व करने के लिए हेल्पफुल यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मिलकर पीस कीपिंग के साथ काम करते हैं और दोनों ही सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के साथ भी जो पीस कीपिंग है वो भी बनाए रखने में कारगर साबित होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लायर की बात करें, फोर्स मल्टीप्लायर की बात करें, उनका टारगेट क्या है, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ रेलिवेंस, अप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशन को, जैसे आपके जनधन आधार मोबाइल योजना, डायरेक्ट बेनिफिट, इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया इनको ट्रांसफर करता रहता है, जिससे कि उनका जो है आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजों को बताया जा रहा है। अब देखिए अगला आर्टिकल है हमारे पास, द रियल पर्पस ऑफ मेडिकल कॉलेज। इसके बारे में जानने से पहले कुछ चीजों को मैं समझा दूं। यहाँ पे प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर की बात की गई है। प्राइमरी केयर क्या है, आपको छोटी मोटी इंजरीज हो जाती है, इलनेस हो जाती है, एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करते हो, एक प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है जाते हो, प्राइमरी केयर में जाते हो। वहीं पे अगर सेकेंडरी, आपको मान लीजिए हार्ट की डिजीज है या थोड़ी सी बड़ी डिजीज है, कोई भी कैंसर वगैरह डिजीज है, तो वहां पे आप क्या जाते हो, सेकेंडरी डिजीज एरिया में जाते हो, सेकेंडरी केयर में। और टर्सरी, जब आप सेकेंडरी वाले क्या करते हैं, टर्सरी में रेफर करते हैं, यानी कि बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह होते हैं या फिर आपके ट्यूमर वगैरह के ऑपरेशन होते हैं, मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होती है और एक्सपर्टाइज होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी केयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अब आर्टिकल को समझते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, एक रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया, एक पेशेंट जो है वो सफरिंग कर रहा था 1 साल से, लगभग 1 साल से सफरिंग कर रहा था।
ठीक है, महिला थी और बिफोर सी फाउंडिंग आउट दैट ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड हर स्टोमक, क्या पाया गया, जो सफरिंग हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी, वो हो रही थी उनके पेट में, एक स्टमक में क्या हो गया, एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है रह गया था, जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जो मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से ही तो ये चीज हुई है, और ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, नेग्लिजेंसी वन लीडिंग मेडिकल कॉलेज इन केरल, केरल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे कि कौन सी स्टेट क्या कर रही है, कौन सी स्टेट नहीं कर रही है। अगर हम बात करें बहुत एडवांस की, यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, एडवांस करना चाहिए, और साथ ही साथ जो वैकेंसी वगैरह है उनको क्या है वो भी बढ़ रही है, और उनको भी क्या करना चाहिए, हमें फुलफिल जो है करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वैकेंसी वगैरह की जो सीट्स है मेडिकल, जो बैचलर डिग्री सर्जन की या मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन की, उनकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनती जा रही है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है इंडिया में वो अपनी पोटेंशियल सही तरीके से निभा पा रही है या नहीं निभा पा रही है। अगर हम पॉलिसी की बात करें जो कि प्रपोज किया गया था 2019 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज में जो है कन्वर्ट जो है किया जाएगा, यानी कि आपके अगर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है तो उसको मेडिकल कॉलेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं उसके बाद साथ ही साथ ये लेके आई थी कि सैंक्शन किए जाएंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स को, जिस तरह की इंस्टीट्यूशन हर स्टेट जो है हर एक स्टेट में जो है कम से कम रहे। और यहाँ पे एग्जामिन करने की बात की गई थी मेडिकल कॉलेज की, जिससे कि पेशेंट्स केयर को या पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से एग्जामिन भी कर सके और हाईलाइट भी कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम को। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, एक इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं दो पर्पस निभाता है, पहली या अगर सबसे पहली या फिर फॉरमोस्ट कंडीशन देखी जाए, एजुकेशन रोल, ठीक है, क्या है इसका, एजुकेशन रोल। और इसमें अगर हम बात की जाए इसकी प्राइमरी क्या है, प्राइमरली एक इंस्टीट्यूशन जो है फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट बिकम मेडिकल प्रोफेशन थ्रू टीचिंग एंड अप्रेंटिस, यानी कि वो अपने अप्रेंटिस से, अपनी टीचिंग से स्टूडेंट्स को क्या कर सके, ट्रेनिंग कर सके, एजुकेटेड कर सके, ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का काम है, जिससे कि वो मेडिकल प्रोफेशन जो है बन सके। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ आर्ट का काम करती है, जो कि कहीं ना कहीं ये स्टेब्लिश करती है, इंश्योर करती है कि वो केयर को अच्छी तरह से बनाए रख सके। और ठीक है, और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अप्रेंटिसशिप की, और जो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है यहाँ पे मेडिकल ट्रेनिंग की, सबसे ज्यादा क्रूशियल कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, मेडिकल ट्रेनिंग की। अगर हम सेकेंडरी पर्पस की बात करें, सेकेंडरी पर्पस क्या कहता है, यहाँ पे मेडिकल केयर की बात करता है, यानी कि मेडिकल, जैसे कि मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, यहाँ पे 3 केयर की बात की है। तो पहली आपकी हो जाती है एजुकेशन, दूसरी हो जाती है आपकी केयर, ठीक है। अगर पॉपुलेशन नॉर्म्स की बात करें कि ये कभी भी क्या होने वाली, स्टेबलाइज होने वाली नहीं होने वाली, तो हमेशा क्या होने वाली, कंसर्न होने वाली है। इसके लिए हमें मेडिकल कॉलेज और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स की जो सीरियसनेस इलनेस है उसको भी हमें कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, या हर समय हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सर्विस को और ज्यादा बेटर कराना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं रेफर करना पड़ेगा फ्रॉम लोअर लेवल फैसिलिटीज से, ठीक है, यानी कि अपर लेवल तक हमें कहीं ना कहीं बढ़ना ही पड़ेगा। और अगर हम बात करें कॉलेज और इसके मिस की, क्या बताया जा रहा है, अगर हम मेडिकल कॉलेज की मिस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज ए मिथ दैट हैविंग ए मेडिकल कॉलेज सैंक्शन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप अगर मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन कर दो तो वो क्या करेगा, वो टेक केयर एवरी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पीपल, यानी कि हर एक इंसान की जो केयर है वो कहीं ना कहीं अच्छी कर सकती है। ये एक मिथ बना हुआ है लोगों के बीच में कि आप जो है मेडिकल कॉलेज खोलते जाओ, मेडिकल कॉलेज खोलने से थोड़ी ना होगा, आप जब तक उसमें एक्सपर्टाइज नहीं होंगे, उसमें लोगों की देखभाल नहीं होगी, इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो वो कहाँ से रन करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी ऐड करते हैं कि रियल एस्टेट या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपको बूम करना चाहिए, जिससे कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह नर्चरिंग कर सके फॉल्स सिक्योरिटी को, जिससे कि ये उम्मीद बन सके कि वो चांस है कि उनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं मेडिकल सीट मिल सकता है और वो संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में खोलोगे तो यानी कि स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट जो है बढ़ेगा और हर बच्चे जो है कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाएंगे, ठीक है, यानी कि सीट्स की संख्या बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रैक्टिशनर है वो संख्या बढ़ेगी। देखिए एक्चुअली में प्रैक्टिशनर बनना क्या जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको क्वालिटी नहीं रहेगी तो फायदा क्या है। अब जैसे यहाँ पे
पेट में उनका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह गया, तो इस तरह की नेग्लिजेंसी है कहीं ना कहीं भारी पड़ती है एक इंसान के लिए। तो ये नेग्लिजेंसी, इस तरह की नेग्लिजेंसी जो है नहीं होनी चाहिए। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रॉपरली इंश्योर करना है कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसको सही तरीके से निभा रहा है। ठीक है, यहाँ ये नहीं कि आप कॉलेज खोल दो और वहां पे डॉक्टर बना दो। डॉक्टर बनाने से मान लीजिए, सपोज कीजिए 40 बच्चों के एडमिशन्स होते हैं किसी एक कॉलेज में, एक कॉलेज है उसमें 40 जो है स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं, क्या सभी जो है प्रॉपर डॉक्टर बन के निकलते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ जो है बेटर डॉक्टर बनते हैं, कुछ उनसे बेटर बनते हैं, कुछ जो है थोड़े लोअर रहते हैं। ठीक है, अब वो लोअर रहते हैं तो वो शायद किसी और हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कोई हायर रहते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो इसीलिए हम किसी के बीच में जो है डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जो पॉपुलर सपोर्ट है या गुडविल है एक मेडिकल कॉलेज की, वो भी बढ़ेगी। और ये एक दूसरी मिथ है जिसमें ये बताया जाता है अगर ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल एक होंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ केयर जो है दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके पास अगर ज्यादा ही मेडिकल प्रोफेशनल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हेल्थ केयर जो है आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कुछ क्लोज एग्जामिन के द्वारा ये एविडेंस जो है कलेक्ट किया गया एक्सपीरियंस को, जिसमें मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो है यहाँ पे इंक्लूड करके कुछ डाटा जो है निकाल भी लिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो डाटा निकाला गया है वो अलग अलग पिक्चर्स को यहाँ पे हेल्थ केयर के दिखाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज के, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये जो है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे क्यूरेटिव चीजों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जिससे कि जो लोगों की प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं जरूरतें जो है वो भी बनी रहे। अगर हम टर्सरी केयर नीड की बात करें, देखिए टर्सरी केयर मैंने आपको समझा दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मैंने पहले ही समझा दिया। इसी वजह से दो तरह की एविडेंस यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहली कि सबसे पहले तो फैक्ट, क्या आपको यहाँ पे एडवांस टर्सरी केयर की जरूरत है, जिसमें अगर हम अप्रोक्सीमेटली बात करें सिर्फ 1% टोटल पॉपुलेशन एनुअली कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है, और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन की बात करें तो वो 3 मिलियन है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ के बेड की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 575 से 700 स्पेशलाइज्ड बेड होनी चाहिए। ठीक है, और मीडियम साइज के डिस्ट्रिक्ट में इतनी मीडियम साइज के डिस्ट्रिक्ट में इस चीज की बात की जा रही है। वहीं पे अगर कंसीडर करें तो 100 से 85% जो बेड है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी रहेंगी। ठीक है, और अगर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, वहां एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहां पे जो स्पेशलाइज्ड नीड है वो कहीं ना कहीं कैटर करती है टर्सरी केयर की, यानी कि टर्सरी केयर के स्पेशलाइज्ड टर्सरी केयर कहीं ना कहीं वहां पे मायने रखती है। ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी है, ऐसी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी फंक्शंस या रेफरल जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए फ्रॉम लोअर लेवल फैसिलिटीज, जिससे कि जो मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रही है, जो कि गरीब लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या लैक ऑफ स्पेशलिस्ट की वजह से करते हैं, उस तरह की चीजें ना हो, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे मिल सके। जो नॉन फंक्शनल सेकेंडरी यूनिट है, केयर फैसिलिटीज है, वो भी अच्छी तरह से काम यहाँ पे करे। काफी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी तरह के पेशेंट्स जो है कहीं ना कहीं आते हैं, चाहे वो प्राइमरी केयर हो चाहे वो एडवांस केयर के हो, सभी तरह के आते हैं। तो यहाँ पे किस चीज में, जो डिस्ट्रिक्ट्स में, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट को क्या करना पड़ेगा, हायर लेवल फैसिलिटीज जो है देना पड़ेगा, जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जो हम मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं बेटर सेकेंडरी फैसिलिटीज, अगर देखिए अगर प्राइमरी अच्छी होगी, ठीक है, तो सेकेंडरी पे संख्या कम पहुंचेगी, अगर सेकेंडरी अच्छी होगी तो टर्सरी पे कम पहुंचेगी। तो आप इसको बीमारी को प्राइमरी लेवल पे क्यों नहीं खत्म करते हो, इस चीज की जो है बात की जा रही है। जहां पे अगर सेकेंडरी फैसिलिटीज अगर फंक्शनल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रेफरल जो है वो क्या हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, और यहाँ पे जो है जो वर्क के काइंड्स है वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। अगर वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, वो यहाँ पे अलग अलग तरह पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जैसे कि देयर पेशेंट्स हैज बीन स्पेशलाइज्ड सच एज कार्डियक केयर एंड सर्जरी। ठीक है, रेगुलर डायलिसिस सर्विस, कैंसर ट्रीटमेंट, जिससे नेटवर्क जो है रीजनल कैंसर सेंटर का वो भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म की जो केयर है उसको भी कहीं ना कहीं रेंडर करने की यानी ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और सस्टेनेबल बेसिस पे करने की बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे ट्रॉमा वगैरह, इन चीजों को भी इंक्लूड किया जा रहा है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम झेलते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद कोई ट्रॉमा में चले जाते हैं या फिर कोई किसी तरह की
प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी दूर करने में ये मेडिकल कॉलेज कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। अगर हम इसके बाद भी बात करें, ये एक अच्छी फंक्शन का काम करती है हमारी कंट्री में, जिससे कि हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इस क्राउडिंग को रोकने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर, और ये काफी अच्छी तरीके से हो सकता है अगर हम लोअर लेवल पे ही इसको हैंडल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ज्यादातर कॉलेज की बात करें तो मोर देन 80% ऑफ केसेस आर ट्रीटेड इन मेडिकल कॉलेज डू नॉट रियली वारंट ट्रीटमेंट अंडर टर्सरी स्पेशलिस्ट केयर। यानी कि अगर हम बात करें मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो यह मेडिकल प्रैक्टिशनर जो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के क्या कहते हैं, एग्री होते हैं कि जो 80% केस है अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही कर ले तो क्या हो सकता है, अपर लेवल पे जाने की ही नहीं नौबत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी चीजों की, आगे मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा। अगर यहाँ पे बात करें पेशेंट्स को कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी केयर क्या होती है, हर टाइम पे नहीं मिल पाती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज की जो फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उनकी इमीडिएट ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं दे पाती है, और पेरेनियल फेलियर्स इन इंडियन हेल्थ सर्विस, और आपको जैसे पता है सालों साल इंडिया की जो हेल्थ सर्विस है वो कहीं ना कहीं खराब ही रहती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो रेफरल सिस्टम है टर्सरी केयर फैसिलिटीज में, ओनली एक्सप्रेशन इन मर्ज लार्ज सिस्टम प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे यही बन रही है कि हम जो है टर्सरी सिस्टम को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम, और यहाँ पे फेलियर किस कारण से हो रहा है, सेकेंडरी लेवल की केयर से। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो सेकेंडरी लेवल पे होती है वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर क्यूरेटिव केयर की, जो यहाँ लोगों की बात करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रस्ट बनाने की बात करता है, जिससे कि जो टोटल जो क्यूरेटिव हो वो उसकी संख्या क्या उसके बढ़ सके। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अगर लिया जाए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल पे ही, और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उस बीमारी के ऊपर क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपको जो हॉस्पिटल बना रहे वहाँ इक्विपमेंट जो होनी चाहिए लेस नहीं होनी चाहिए, इक्विपमेंट जो होनी चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में आपकी वहाँ पे इक्विपमेंट होनी चाहिए। चौथी चीज, आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि देखिए अगर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल की बात करें तो कॉलेजों के जब स्टूडेंट जो है निकलते हैं तो मोस्टली कहाँ जाते हैं, प्राइमरी केयर पे। एक्चुअली उनको क्या किया जाता है, एक सपोर्टर के रूप में रखा जाता है, जिससे कि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब वो प्रॉम्प्ट हो जाते हैं तो वो प्राइमरी केयर में खुद एक हेड बन के निकलते हैं। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, लेकिन जो जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनके लिए उन प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक लेवल से सिखा के एडवांस लेवल तक पहुंचाना चाहिए, यानी कि एक क्यूरिकुलम में उनकी जो है चेंजेस जो है लानी चाहिए। तो इस पांचवी चीज, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर लिए, इक्विपमेंट की बात कर लिए, मेडिकल की बात कर लिए, यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर हेल्थ केयर सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम लोगों के पास नहीं हो तो बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएंगे ही नहीं दिखाने के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए। सोशल सेक्टर में मेडिकल की जो है, मेडिकल की यानी कि मेडिकल कॉलेजेस जो होनी चाहिए वो संख्या भी बढ़नी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में हर कोई लोग जो है नहीं जा सकते, आपको गवर्नमेंट में आपको इसकी सुविधा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी जाओ, आज भी अगर हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते हो तो काफी लंबी लंबी लाइनें लगती है। ठीक है, उस लाइनें से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, कुछ लोग तो क्या है जाते ही नहीं है हॉस्पिटल, कि यार इतना लंबा लाइन है कौन लगाएगा, कौन दवाई लगाएगा, इससे बढ़िया छोड़ दो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी फैसिलिटीज है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। तो इन चीजों को हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी, और इन चीजों को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ ना कुछ जो है रास्ता जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। तो इसको, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।